दोस्तों हमारे साथ पुस्तक के लेखक मौजूद हैं जिनका नाम है संजीव तिवारी जी। संजीव तिवारी जी की आज पुस्तक आ रही है विकास वर्सेस डेवलपमेंट। दोनों हालांकि एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, किंतु आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ही अलग अर्थ निकाल के ला रहे हैं। तो संजीव जी आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस विकास वर्सेस डेवलपमेंट को आज उन्होंने प्रस्तुत किया है, और हम सभी के समक्ष ये जो विकास और डेवलपमेंट की कहानी है, जो सरकारों के आने से या मैं कहूँ कि हमारे जितने भी आज तक विकास के नाम पर जो भी हमें दिया परोसा गया है, उसमें किस प्रकार से उसका खंडन किया गया है। एक प्रकार से उसका शब्द का ही बिल्कुल निरर्थ कर दिया उस पूरे शब्द को, और आने वाले समय में किस प्रकार से विकास को आप परिवर्तन में लाना चाहते हैं। आप एक बार हम सभी दर्शकों को उसके ऊपर रोशनी डालिए। जी चित्रांश जी, आपने सारा विषय स्पष्ट कर ही दिया है। जब भी किसी शब्द का भाषांतरण होता है, जैसे कि गाय को जब हम काऊ कहते हैं जी, तो जो भाव गाय में है वो काऊ में कभी नहीं हो सकता। पहले ये स्पष्ट हो जाए। हमारे यहाँ गाय को काऊ तभी कहा गया होगा जब भारत में अंग्रेजी आई होगी। उसके पहले हमारे भारत में कोई भी गाय को काऊ नहीं कहता होगा। और जिसने गाय को सर्वप्रथम काऊ कहा होगा, उसने अपने यहाँ जिस पशु को देखा होगा, जिस चार पैर वाले पशु को देखा होगा, दूध देते हुए देखा होगा, वो कोई पशु हो सकता है, उसकी तुलना हमारे यहाँ के गाय से कर दी होगी। ना उसको हमारे भौगोलिक पृष्ठभूमि की समझ होगी, ना हमारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समझ होगी, ना भारत के गांवों की समझ होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो वर्सेस है, विकास वर्सेस डेवलपमेंट, वर्सेस का अर्थ ही होता है विरुद्ध। जैसे हम लोग सुनते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इस पुस्तक को लिखने के मध्य विचार को स्थापित तो करना ही था कि गांव पुनः स्थापित हो, हमारे शब्दों को भी स्थापित करना था कि हमारे शब्द भी स्थापित हों। जी, हमारी लड़ाई केवल विकास को स्थापित करने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ये जो उनकी शब्दावली है, जो हमारे भाव को विकृत कर देती है, मेरा उनसे विरोध नहीं है। जब मेरी पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी उर्दू और अंग्रेजी के शब्द बहुत कम ही दिखेंगे। जी, पूरी पुस्तक में आप उर्दू का शब्द ढूंढते रह जाएंगे। संभवतः एक आदमी मिल जाए जिसे हम भविष्य में एडिट भी कर देंगे, क्योंकि एडिशन की प्रक्रिया में अभी चल ही रहा है सारा विषय। अभी तो प्रारंभ में 125 प्रतियां ही प्रकाशित हुई हैं। तो इतनी बारीकी से हमने काम किया इस पर। तो हमारे लिए शब्दों का क्या महत्व है, संभवतः आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे लिए शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। और केवल इस विषय को स्थापित करना नहीं, हमें हमारे शब्दों को, भारत के शब्दों को, जिसको प्रत्येक प्रकार के आक्रांताओं ने विकृत किया, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, चाहे वो वामपंथी हों, ईसाई तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र और इस्लामिक तंत्र, तीनों ने ही हमारे शब्दों को विकृत करने का काम किया है। संभवतः मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ जी। तो विकास वर्सेस डेवलपमेंट हमारे शब्द को स्थापित करती है और इस विचार को स्थापित करती है। संजीव जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया कि शब्द जो हैं हमारी संस्कृति में, वो हमारी संस्कृति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमारे पौराणिक जो गाथा है उसको एक बार पुनः जागृत करती है, और एक अर्ज देती है कि हम सभी के अंदर उसको एक बार पुनः पढ़ने के और जानने के लिए आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे शब्द जो हैं पवित्र होने चाहिए, और ऐसे शब्द का प्रयोग संजीव जी ने भी अपने पुस्तक में किया है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से आपने प्रकृति को दर्शाया है, कि कैसे प्रकृति आज हमारे समय में हम उससे दूर होते जा रहे हैं, और विकास के इस पूरे मार्ग के अंदर हमने अपने प्रकृति को अपने से दूर कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और क्या क्या बात हैं जो आपने इस पुस्तक के अंदर जनता तक रखने की प्रयास किया है। अगर आप संक्षिप्त में ऐसा बताएं ताकि वो किताब भी आप पूरी ना खोल दें, क्योंकि जाहिर सी साफ सी बात है कि आने वाले समय में हम सभी दर्शकों को ये पुस्तक हम सभी के पास कपोत के द्वारा उपलब्ध हो जाएगी, और इसको आप बहुत ही मात्र 25 रुपये के दाम में इसको ले पाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो एक बार इस पुस्तक के अंदर आपने विकास को किस प्रकार से अलग समझा है हमारी प्रकृति के मार्ग में, क्योंकि जो आज तक हम लोगों ने सभी ने विकास की परिभाषा देखी है डेवलपमेंट को, उसके अंदर प्रकृति से कहीं ना कहीं हम दूर होते जा रहे हैं। मैंने ये स्पष्ट कर दिया एक पक्ष। तो दूसरा पक्ष ये है कि जैसा आप कह रहे हैं कि विकास, मैंने स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में कहा है कि विकास जो है वो प्रकृति सम्मत है। यू कैन से दैट प्रो नेचर, और डेवलपमेंट जो है वो एंटी नेचर है। जी, यही बात मैंने इसमें बार बार कही है कि विकास जो है प्रो नेचर है, विद नेचर है, प्रो शास्त्र है,
ये भी मैंने लिखा है, प्रकृति सम्मत, शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत, प्रो धर्म। जी। और डेवलपमेंट जो है एंटी नेचर, एंटी धार्मिक और एंटी शास्त्र, एंटी सनातन, और वो प्रो शास्त्र, प्रो सनातन, प्रो नेचर। तो ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे यहाँ नदियों को माँ की तरफ पूजा जाता है, गंगा माँ, यमुना को भी माँ के समतुल्य ही माना जाता है, नदियों को ही हमारे यहाँ माँ माना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नदियों को बचाने का आग्रह सनातन में सदैव रहा होगा। जी। तो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, सीधी बात है, वो हमारी माँ को मारने का काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़े शत्रु सनातन के तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए। किस प्रकार? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि आपने घर बनाया सीमेंट का, ठीक है, उसमें बालू चाहिए, बालू आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, बालू आप नदियों से प्राप्त करेंगे, उसके एक्सट्रैक्शन से। तो नदियाँ तो खत्म हो गई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 6 लाख से अधिक छोटी नदियाँ विलुप्त हुई हैं। बड़ी नदियों पे तो सबका ध्यान है। जब जो भी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, वो जब गांव में जाते हैं तो छोटी नदियों का भी दर्शन होता है। मेरे गांव में एक स्याही नदी थी, 2004 तक बहती थी। जब हम लोग छठ मनाते थे तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग स्याही नदी के किनारे जाके छठ मनाते थे। जी। आज वो पूरी नदी मैदान बन चुकी है और वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब मेरे गाँव की छोटी, मतलब मेरे जिले में कम से कम 3 छोटी नदियाँ पिछले 15 वर्षों में विलुप्त हुई हैं। पिछले 15 वर्षों में। जैसे सरस्वती का आप सुनते हैं कि सरस्वती विलुप्त हो गई, तो सरस्वती बड़ी नदी होगी, बड़ी नदी है। मैं एक छोटी नदी की गाथा बता रहा हूँ जो 15 वर्षों में विलुप्त हो जाती है। उसको विलुप्त हुए 500, 1000, 2000 वर्ष हुए होंगे। पिछले 15 वर्षों में ऐसा क्या हो जाता है? तो समझ में आता है कि आपने बालू इतना खींच लिया, एक एक नदी से आपने 70 to 80% बालू का एक्सट्रैक्शन किया है। तो हमारे यहाँ तो उस नदी की पूजा थी, तभी तो उस नदी के किनारे हम लोग छठ मनाते थे। तो जितना हमारे यहाँ गंगा का महात्म्य था, उतना ही हमारे उसका भी, जो स्याही नदी थी उसका भी महत्व उतना ही था। तो डेवलपमेंट, और बालू से आपने किया क्या? घर बनाए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पूरा मॉडल है उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या घर बनाने का कोई दूसरा ऐसा मॉडल नहीं था जिसमें नदी बच जाती? तो ये एक पूरा विचार करने का क्रम है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सर ने उठाया है कि जिस प्रकार नदियाँ आज विलुप्त होती जा रही हैं उसका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कारण है बालू खनन। ऐसे ही कई और विषय सर ने उठाए हैं। मैं आप सभी को चाहूँगा कि इस पुस्तक के बारे में और गहन शोध करें, इस जो भी पुस्तक के अंदर लिखा गया है, और एक बार ज़रूर पढ़ें इस पुस्तक को, क्योंकि आने वाले समय में आपको विकास के बारे में एक नई परिभाषा दे रही है। जिस प्रकार विकास की परिभाषा आज डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट जिसने आज हमारे समाज के अंदर एक प्रकार से अलग थलग करने का काम किया है, प्रकृति को हमारे जनमानुष से और हमारे साइंस को हमारी सभी समस्या, हमारी समाधान से उसको अलग कर दिया है। क्योंकि साइंस जो है वो हमारे समाधान का एक स्तोत्र है, और उस समाधान से ही हमारे लिए अलग कर दिया है, और उससे ही नई चुनौतियों का उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि हमारी साइंस आजकल हमारे लिए ट्रैक्टर लाई है, और ट्रैक्टर नई नई जो चुनौतियां हैं उसका एक साधन बन गया है। तो उसके बारे में आप ज़रा हमें बताएं। मैंने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा है कि अगर किसी भी चीज़ को आपको ख़त्म करना है, अगर आपको किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है, ये एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको किसी को भी ख़त्म करना है तो उसका अल्टरनेट खड़ा कर दीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक सूत्र है, किसी भी चीज़ को समाप्त करने का यह सामान्य सूत्र है। अगर आपको कोई बर्तन है उसको ख़त्म करना है तो उस बर्तन का अल्टरनेट खड़ा कीजिए, धीरे धीरे उस बर्तन का प्रयोग कम हो जाएगा। फिर स्वाभाविक सा, जैसे हमारे यहाँ यही हुआ है, मिट्टी के बर्तन थे, फिर उनका अल्टरनेट खड़ा होता गया। लकड़ी का चूल्हा था, उसका अल्टरनेट खड़ा हो गया। तो जिसका अल्टरनेट खड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर आज को मेरा अल्टरनेट खड़ा हो जाए तो कल को मैं ख़त्म हो जाऊंगा। हुआ क्या, हमारे यहाँ बैलों के अल्टरनेट के रूप में ट्रैक्टर आ गया। बिल्कुल ठीक है, हाथी के और घोड़े के अल्टरनेट के रूप में मोटर गाड़ियाँ आ गई। तो मैंने यही कहा है कि आपने क्या किया, पशुओं का अल्टरनेट खड़ा कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इनका अल्टरनेट खड़ा हो गया तो इनकी उपयोगिता क्या है? इनकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। ये घर में बैठ के खाना खाएंगे, वो बोझ बन जाएंगे किसान के लिए। वो किसान के लिए धीरे धीरे बोझ बनते गए। बैल जो है, अभी गांवों की यह स्थिति है कि किसान ये चाहता नहीं है कि बैल हो जी। जैसे कभी लड़का लड़की को लेके था, मैं तो ऐसा मानता नहीं हूँ कभी था, लेकिन एक जो समाज में रहा है, आज वो बैल और गाय को लेके हो चुका है, बैल और बाछे को लेके हो चुका है। किसान यह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसे बाछा हो, बाछी ही होनी चाहिए। क्योंकि बाछा का कोई काम ही नहीं है। उस ग्रामीण परिवेश में बाछा का कोई काम नहीं है।
तो वैसे में होगा क्या, आपने उसका अल्टरनेट खड़ा किया, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रैक्टर जो है वो बैलों का अल्टरनेट बन के आया, तो ट्रैक्टर बैलों का हथियारा है। हमने पुस्तक में ये लिखा कि ट्रैक्टर जो है वो बैलों का हथियार है। एक ट्रैक्टर जब घर में आता है तो 10 जोड़ी बैलों का विकल्प बन जाता है। फिर वो 10 जोड़ी बैल कहाँ जाएंगे? बैल नहीं होगा तो गाय का क्या उपयोग? फिर गाय आपके लिए केवल दुधारू पशु है। पहले गाय आपके लिए वो पशु थी जो बैल देती थी, क्योंकि गाय के माध्यम से ही बैल की उत्पत्ति होगी। तो अब आपके लिए गाय केवल एक दूध देने वाली पशु है, उसका अन्य कोई प्रयोग नहीं है जी। दूध का भी जिस दिन विकल्प खड़ा हो जाएगा उस दिन गाय का भी उपयोग खत्म। अगर पाउडर मिल्क आपके पास तैयार हो जाए तो फिर गाय का सही में कोई उपयोग नहीं है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यही है कि एक अल्टरनेट खड़ा कर दिया जा रहा है और जो हमारे प्रशस्त मानबिंदु हैं उनको समाप्त कर दिया जा रहा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आज गाय का विकल्प भी खड़ा होने जा रहा है और जिसका नाम है सोय मिल्क। आज लोगों में प्रचलन है वीगन बनने का। जी। वीगन बनने का, जिससे प्रकार से आप गायों के ऊपर कहा जा रहा है कि गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसकी वजह से हम वीगन बन रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारी कृषि परंपरा को समाप्त करने के लिए बहुत ही बड़ा ये जो षड्यंत्र कहूँ या मैं कहूँ एक प्रकार का आंदोलन छिड़ा है। अचल शर्मा जी, आज विकास वर्सेस डेवलपमेंट जो पुस्तक आई है उसके अंदर किस प्रकार से आपने विकास को डेवलपमेंट से एक रूप से अलग माना है, इसके बारे में आपने क्या अनुभव किया है वो हमें ज़रा बताएं। देखिए, विकास एक निरपेक्ष शब्द है और निरपेक्ष शब्द का मूल्यांकन क्या हो सकता है, कैसे करें। उदाहरण के लिए संस्कृति निरपेक्ष शब्द है, जिसे कहिए एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ का तो मूल्यांकन हो नहीं सकता, लेकिन वो किन कामों में परिवर्तित होती है, एक्शन पॉइंट्स क्या हैं, उन्हीं को तो हम देखते हैं। तो विकास के तो बहुत पक्ष हैं। अब इसमें डेवलपमेंट जो है ना, क्या है डेवलपमेंट? एक ऐसा शब्द है, अंग्रेजी का मुझे ज़्यादा अधिकार नहीं है, लेकिन जो डिक्शनरी मीनिंग है वो फिल्म वाले भी डेवलप करते हैं, पुस्तक वाले भी डेवलप करते हैं। अब कहाँ रचना है, कहाँ निर्माण है, क्या है, ये तो शब्दों के पर्यायवाची और शब्द होते हैं, लेकिन जो भाषा के शब्द हैं ना वो भाषा वाले ही समझते हैं। अब डेवलपमेंट तरक्की भी है, उन्नति भी है, और डेवलपमेंट का पर्याय जो है ना विकास भी है। लेकिन विकास के बहुत से क्षेत्र हैं। अब जो आज के युग में जो विकास हो रहा है, अब हम पीछे तो नहीं लौट सकते, हमें विश्व के साथ चलना है, अपने साथ चलना है, औरों के साथ चलना है। जो वहाँ जहाँ कहीं कुछ हो चुका है ना वो भी हमें देखना है और हमें अपना भी बताना है। अब इस संजीव का कहना ये है कि विकास हो, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो विनाशकारी है। विनाशकारी जिन कारणों से है उन कारणों को हटाएं। भाई देखो, हमें सड़क भी चाहिए, रेल भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। अब मैं गांव का हूँ, बात मान ली मैंने, लेकिन वहाँ पे कच्चे मकान थे, अब वहाँ पक्के मकान हो गए। तो पक्के मकानों को भी ऐसा बनाओ जैसा कच्चे से होते थे। सड़क भी चाहिए, जाना आना भी चाहिए, लेकिन वहाँ के पक्के मकान और सब कुछ बनाने में एक गांव की लाइफ लाइन होती थी, शायद तुमने ना देखी हो, कि एक चरागाह हो और एक तालाब हो। तालाब में पशु पानी पीते थे, चरागाह में वहाँ के पशु जो है ना वो चरते थे घास। गाय पाल लो, अब मैं अपने गांव में पालूं तो मेरे गांव में जो चरागाह था, जो तालाब था, वो बंद कर दिया। तो अब बताइए कि गाय पालने के बाद में मैं गाय को कहाँ ले जाऊंगा, कहाँ पे खाना खिलाऊंगा, कहाँ पे वो पानी पिएगी। तो ज़रूरी है कि पक्के मकान बन जाए, सड़क बन जाए, बिजली आ जाए, हमारा जीवन जो है ना सुविधाजनक हो। लेकिन इन सब चीज़ों की कीमत के ऊपर जो हमारा पारंपरिक जो उन्नति है, विकास, वो नहीं रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अचल शर्मा जी। सर ने सबसे महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि आज हम लोग जो अपनी सुविधा के लिए प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं, और डेवलपमेंट का जो हम लोगों ने जिस प्रकार से उसको अनुवादन को हम लोगों ने अपने हिसाब से ढाल लिया है, विकास का अनुवाद हमने डेवलपमेंट को ऐसा ढाल लिया है कि उससे हम अपनी प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। उसका दोहन ऐसा नहीं करना चाहिए, शोषण नहीं। हमें ज़रूरी है, प्रकृति ने हमें जो दिया है हम प्रकृति से लें, लेकिन हम कुछ दें भी तो सही उसे।
अपनी सुविधा के लिए अंधाधुंध हम उसका दोहन करेंगे तो कब तक करेंगे। इन्हीं चीज़ों को जो है ना बच्चों के पाठ्यक्रम में लाने के लिए, क्योंकि हम लोग बातचीत करते हैं सब बड़ों तक सीमित है और वो चली जाती है। बच्चे कैसे सीखेंगे जब वो अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में पढ़ेंगे, सोचेंगे और वो आगे के लिए बढ़ेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखो ना, शहरों में देखो बच्चे पे कितनी किताबें हैं, क्या सारी किताबें क्लास में पढ़ लेता है वो? कितना तुम्हारा कागज़ खर्च होता है, कितना उस पर समय लगता है। टीचर पढ़ा भी नहीं पाता। लेकिन उसका दूसरा पक्ष है, किताबें छपती हैं तो छापने वालों को काम मिलता है, किताबें बिकती हैं तो पब्लिशर्स को मिलता है, सबका काम भी होता है। तो वो कहेंगे हमारा तो काम रुक जाएगा। भैया उनका भी काम न रुके और इधर नाजायज़ जो वजन है बच्चे के ऊपर क्या माँ बाप के ऊपर है, उनके ऊपर भी ना पड़े। तो क्या ऐसी हमें व्यवस्था चाहिए जिसका बीच में समन्वय हो। दोस्तों, हमारे समक्ष कर्नाटक से बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं और लेखक हैं हमारे समक्ष के.एन. गोविंदाचार्य जी। के.एन. गोविंदाचार्य जी ने अपनी तमिल भाषा के अंदर और कर्नाटक भाषा के अंदर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस पुस्तक का अनुवाद किया है। मैं इस पुस्तक के अंदर विकास वर्सेस डेवलपमेंट में आप किस प्रकार से इसे समाज के लिए आज महत्वपूर्ण मानते हैं? हमारे साथी श्री रामास्वामी अय्यर ने विकास वर्सेस डेवलपमेंट की किताब का तमिल में बड़ा सफल अनुवाद किया है। इसके लिए विशेष बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये विकास की प्रक्रिया आंतरिक है, सार्वदेशिक नहीं वैश्विक भी है। इसलिए इस संदेश को अन्य भाषाओं के माध्यम से जनसामान्य तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसमें रामास्वामी जी ने जो काम किया है वो अत्यंत उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है और ऐसा ही भारत की सभी भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद होना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।